गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध का जो ओम का नियम था उसका प्रायोगिक सत्यापन जो था अपन ने वो लास्ट क्लास में कर लिया था। उससे आगे अपने को आज स्टार्ट करना है ओम के नियम की निर्भरता। उसमें अपन ने जो टॉपिक थे वो कल देख लिए थे, उससे आगे से स्टार्ट करते हैं आज। पहले अपन टॉपिक लिख लेते हैं ओम के नियम की निर्भरता। देखो बच्चों, ओम का जो नियम है वो मुख्य रूप से 3-4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहली उसकी निर्भरता होती है लंबाई पे, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, देखो बच्चों, चालक की लंबाई किसी तार के प्रतिरोध को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस संबंध में यदि हम बात करें तो अपन यहाँ प्रतिरोध और चालक के अंदर जो प्रतिरोध और उसकी लंबाई के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ प्राप्त होता है बच्चों वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यहाँ हम यदि किसी चालक तार की लंबाई और उसके प्रतिरोध, जैसे अपन इस साइड में ले लेते हैं वाई अक्ष पे प्रतिरोध और एक्स अक्ष पे अपन ले लेते हैं चालक की लंबाई। यदि चालक की लंबाई और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है, अर्थात ये जो बिंदु प्राप्त होगी वो सीधी रेखा में आएगी, जैसे अपन ने कल ओम के नियम में पढ़ा था। और इन रेखाओं को अपन जब मिलाएंगे तो ये रेखा कैसे हो जाएगी, सीधी स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। अब जब भी ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में दोनों राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो R की वैल्यू है अर्थात प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो समानुपाती होती है L के। L यहाँ पे लंबाई है और R है प्रतिरोध, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसको यदि हम शाब्दिक रूप में देखें तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी यदि एक ही पदार्थ से बने हुए चालक तार हैं तो उनकी लंबाई के बढ़ने के साथ साथ उसका जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। तो अपन यहाँ शाब्दिक रूप से लंबाई के ऊपर चालक की जो प्रतिरोध की निर्भरता है उसको नोट कर लेते हैं। देखो बच्चों, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यह ध्यान रखना बच्चों, जो लंबाई होगी चालक तार की उसके बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ ध्यान रखना कि ये जो चालक तार है वो एक ही पदार्थ से बने हुए होने चाहिए, अर्थात उसकी भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये जो अपन ने समीकरण देखा है इसको 1 नंबर दे देते हैं, R समानुपाती होता है L के। अब दूसरी बात करें अपन यहाँ तो ओम के नियम की निर्भरता दूसरा जो कारक है वो कारक है किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से मतलब है उस चालक तार की मोटाई, अर्थात कोई चालक तार कितना मोटा है। इस आधार पे प्रतिरोध की निर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो अपन देखेंगे बच्चों कि जब भी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन तो प्राप्त होता है, लेकिन उसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। इसको अपन इस प्रकार से यहाँ देखते हैं, चालक के
अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं चालक तार की मोटाई। ये दोनों एक ही चीज है, किसी चालक तार की मोटाई की बात करो या फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब यहाँ यदि हम ग्राफ खींचते हैं किसके प्रतिरोध अर्थात आर और किसके लंबाई के, तो देखो बच्चों इसकी जो ढाल थी वो धनात्मक थी, उसकी ढाल ऋणात्मक होगी और जो ग्राफ प्राप्त होगा वो इस प्रकार से आपके ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये y एक्स है, ये x एक्स है, ये 0 है। x एक्स पे अपन ने चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात उसका अपन ने क्या लिया है, उसकी मोटाई ली है, और y एक्स पर अपन ने लिया है उसका प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध के मान और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे ग्राफ खींचने पर इस प्रकार से एक प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a। इस स्थिति में बच्चों अगर हम ग्राफ बनाते हैं अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम और प्रतिरोध के मध्य यदि अपन यहाँ ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों ये ग्राफ जो होगा वो सीधी लाइन में ही प्राप्त होगा और उसका ढाल कैसा होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पे अपने पहले वाला जो ग्राफ प्राप्त हुआ है लंबाई के अनुरूप वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अनुप्रस्थ काट अपन ने जो लिया है वो आपकी बार व्युत्क्रम लिया है, अर्थात हम यहाँ इनके मध्य अगर रिलेशन को इस प्रकार से लिखें तो r समानुपाती होगा 1/a के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में अर्थात सीधी रेखा में प्राप्त होता है तो इस स्थिति में उन दोनों राशियों के मध्य क्या होता है, समानुपात होता है। दोनों राशियां एक दूसरे के बढ़ने और घटने के साथ बढ़ती और घटती हैं, तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा r समानुपाती 1/a। यहाँ हम इससे ये समझ सकते हैं कि जब r की वैल्यू बढ़ेगी उस स्थिति के अंदर जो a है अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कम होगा। आप इससे ये समझेंगे कि यदि किसी चालक की मोटाई बढ़ेगी तो इस स्थिति के अंदर प्रतिरोध का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट या जो मोटाई है कम होगी, उस स्थिति के अंदर जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप R और A के मध्य रिलेशन देख रहे हैं, अर्थात प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य जब आप रिलेशन देखते हैं तो ये रिलेशन आप इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं शाब्दिक रूप से इसके जो नियम है उसको नोट कर देता हूं। इस समीकरण को अपन अभी रख लेते हैं क्योंकि अभी अपने ये काम में आएगा। एक समीकरण को इसको छोड़ लेते हैं और यहाँ अपन लिख देते हैं कि यदि किसी चालक की यहाँ दोबारा लिख लेते हैं R समानुपाती होता है L, ये समीकरण 1 है, और R समानुपाती होता है 1/a, ये समीकरण 2 है अपने पास। देखो बच्चों अपन लिख रहे थे दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्बल था, तो उसमें अपन लिखते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का जो प्रतिरोध है बच्चों वो उसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये होता है R समानुपाती 1/A, अर्थात A के ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ ये समझना है कि यदि किसी चालक की मोटाई बढ़ती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, और यदि किसी चालक की मोटाई जब कम होती है तो उस स्थिति में प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है। अब अपने पास दो समीकरण आए हैं। पहला समीकरण है R समानुपाती L और दूसरा है R समानुपाती 1/A। यदि इन दोनों समीकरणों को अपन एक जगह लिखें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो इसको R समानुपाती L/A। अब हम यहाँ पे यदि ये समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे अपने को एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, और ये जो स्थिरांक अपन यहाँ लगाएंगे उसको अपन लिखेंगे K L/A, अर्थात यहाँ पे जो K स्थिरांक प्रयुक्त किया गया है इसको बोलते हैं किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो अपन यहाँ इस सूत्र में प्रयुक्त जो शाब्दिक संकेतांक है उसके शाब्दिक रूप लिख लेते हैं। जहाँ पे यदि हम बात करें तो K बराबर है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका दूसरा नाम है प्रतिरोधकता, जिसका दूसरा नाम है बच्चों प्रतिरोधकता। इसके बारे में अभी आगे अपन देखेंगे ये होता क्या है। इसके बाद अपन R से परिचित हो आप। R है प्रतिरोध, L जो है वो है लंबाई, किसकी, चालक तार की लंबाई है, और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको आप मोटाई बोल सकते हैं। ये इस सूत्र के अंदर प्रयुक्त जो शब्द हैं उसके नाम है। आप इस सूत्र को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे जो आगे अपने को काम में आएगा। R समानुपाती L/A होता है। समानुपात का चिन्ह जब अपन हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट रख देते हैं, और उस कांस्टेंट का मान जो होता है वो होता है K, और K क्या होता है, K है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब हम इससे आगे बात करें उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। इसको यहाँ रहने दो अभी ऐसे ही। अपन लिखते हैं यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी चालक तार की जो लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि ये एकांक हो जाए तो इस स्थिति के अंदर उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। किसी एक ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हमेशा निश्चित होती है। जैसे यदि हम यहाँ बात करें कि एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, इस स्थिति में इन सभी पदार्थों की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, वो हमेशा क्या होती है, स्थिर फिक्स होती है। तो भी यहाँ सबसे पहले अपन देखें इसके सूत्र से ही अगर हम यहाँ पे डेरिवेट करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा आती है, तो बच्चों देखो R बराबर होता है KL/A। यहाँ पर यदि L का मान 1 हो जाए, यदि L बराबर 1 अर्थात लंबाई का मान 1 हो जाए, A बराबर भी क्या हो जाए 1 अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। इस स्थिति में यदि इस फॉर्मूले से यदि हम देखें तो बच्चों K बराबर 1/1 अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा K।
हम इससे इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा कब, जब उसकी लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो एकांक हो। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन ये देंगे कि किसी 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो ही उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगी। एक बार दोबारा से देखिए, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो ही बच्चों उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता होगी। इसको अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। परिभाषा है बच्चों किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। यहां लिखो 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही बच्चों क्या कहलाता है, उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहलाती है। आगे यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार से मापा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में यहाँ अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके मात्रक की अपन यहाँ बात करते हैं। मात्रक की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को इसका सूत्र लिखना है और उस सूत्र के आधार पे अपने को मात्रक इसका ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, R बराबर होता है KL/A, R बराबर KL/A होता है। जहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अर्थात अपने को चेंज कर देना है, K बराबर RA/L, K का अपने को फॉर्मूला निकालना है। इस स्थिति में K का अपने को मात्रक निकालना है तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम इनके जो यहाँ राशियां हैं इन राशियों के मात्रक अगर लिखें तो देखो बच्चों, K है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, इसके नीचे बटे हुए। L है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर। अब इससे आप प्रतिरोध का जो मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से 1 मीटर से ये 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके यहाँ बचेगा ओम इंटू मीटर। तो ध्यान रखना बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। यहाँ एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि किसी निश्चित पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे अपन ने अभी बात की कि चाहे एल्यूमिनियम का कोई सा भी तार हो, किसी भी प्रकार का तार हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान यदि वो शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा स्थिर रहेगा और वो फिक्स रहेगा। इसी प्रकार आपके चांदी है, सोना है, लोहा है, कॉपर है, इन सभी चालक पदार्थों के जो विशिष्ट प्रतिरोध के मान होते हैं वो स्थिर होते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो पदार्थ कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कंप्लीट होता है और प्रतिरोध की आगे की जो निर्भरता है वो किस पे निर्भर करता है। दो चीजें अपन ने अभी, दो कारक फैक्टर जो हैं वो देख लिए हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक थे, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और दूसरा है चालक की लंबाई। दोनों के बारे में अपन ने
जानकारी कर ली है, साथ ही में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी अपन ने देख लिया है। आगे देखते हैं तीसरा कारक जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, वो है तापमान। टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या करता है बच्चों, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो तीसरा कारक है बच्चों ताप। टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बच्चों ध्यान रखना कि तापमान चालक का प्रतिरोध जो होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो धात्विक चालक होते हैं, अर्थात जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं का यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, तो उन मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर ताप बढ़ाने का आंशिक प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है मिश्र धातुओं पर। और अपन बात करें अर्ध चालक अर्थात जो उपधातु होती हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनकी यदि हम बात करते हैं तो इनका ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखना, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि जो उपधातु होती हैं उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं सबसे पहले कि धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसी के साथ अपन देखते हैं उपधातु जैसे आपके हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम है आदि का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। और मिश्र धातुओं की अपन यहाँ बात करें तो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप से कम प्रभावित होता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का जो मिश्र धातुएं होती हैं, उन मिश्र धातुओं के ताप पर आंशिक प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें अपन ने देखी हैं। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। उपधातु या जो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम है आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। एक चीज़ और है बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का तापमान कम करने पर एक उनके लिए एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस ताप के ऊपर वो जो प्रतिरोध होता है उनका वो हो जाता है शून्य। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों का तापमान कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका जो प्रतिरोध होता है उसका मान शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके तापमान कम करने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर उनका प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, उन्हें अतिचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके जो पारा होता है, उस पारे का जो 4.2 केल्विन टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। अर्थात उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है। तो आप यहाँ इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि कुछ पदार्थों का ताप कम करने पर किसी एक बिंदु पर उस पदार्थ का प्रतिरोध
शून्य हो जाता है, उस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका टेम्परेचर कम करने पर एक निश्चित ताप पर उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, उन पदार्थों को अपन अतिचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम यहाँ बात करें तो आपके जो पारा होता है, पारा 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालक होता है। ध्यान रखना, पारे का जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है, अधिकतम चालकता जो होती है वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। आपको पता है चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, तो जब प्रतिरोध का मान शून्य होगा तो चालकता अधिकतम होगी, जब प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा तो चालकता का मान न्यूनतम हो जाएगा। तो आपने चालक के जो प्रतिरोध हैं उसके 3 कारक पढ़ लिए हैं। पहला जो कारक पढ़ा था वो लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा अपन ने यहाँ पढ़ लिया है टेम्परेचर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं विशिष्ट पदार्थ भी जो होता है वो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चौथा कारक है विशिष्ट पदार्थ। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, विशिष्ट पदार्थ से मतलब है कि एक स्पेसिफिक पदार्थ से बने हुए जो तार होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा स्थिर होता है, और उनका जो प्रतिरोध होता है उसकी जो चालकता होती है वो उसकी भौतिक दशाओं पर निर्भर करती है, जैसे उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है और टेम्परेचर है, आदि कारकों पर ये निर्भर करती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि विशिष्ट पदार्थ अर्थात एल्यूमिनियम से बने हुए जो पदार्थ हैं उनका प्रतिरोध स्थिर होगा, कॉपर से बने हुए पदार्थ हैं उनका पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो स्थिर होता है। यहाँ अपन तीन चार जो एग्जाम्पल हैं, चालक हैं, उनको लेते हैं, उनके प्रतिरोध की तुलना करते हैं, उनकी चालकता की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट पदार्थ से मतलब ये है कि किसी विशिष्ट पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो स्थिर होता है, बशर्ते उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हों, स्थिर हो। तो यहाँ अपन लिख देते हैं किसी विशिष्ट पदार्थ का प्रतिरोध स्थिर होता है, लेकिन उनकी भौतिक अवस्थाएं भी स्थिर होनी चाहिए। किसी विशिष्ट पदार्थ का प्रतिरोध स्थिर होता है लेकिन उसकी भौतिक अवस्थाएं भी क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम यहाँ बात करें तो आपके पास यहाँ पे है एल्यूमिनियम, इसके बाद आपके पास एक है गोल्ड, कॉपर है और उसके साथ है Ag। अर्थात आपके पास एल्यूमिनियम है, सोना है, तांबा है और चांदी है, ये 4 धातुएं हैं। तो इन 4 धातुओं के प्रतिरोध की यदि हम बात करें तो उनका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा स्थिर होता है। प्रतिरोध के आधार पर यदि इन धातुओं को इनके प्रतिरोध के घटते क्रम यदि हम व्यवस्थित करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, इनका जो घटता क्रम होगा प्रतिरोध के आधार पर वो इस प्रकार से होगा। सबसे अधिक प्रतिरोध एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद सोने का, उसके बाद चांदी का, और सबसे कम जो प्रतिरोध होगा वो आपके चांदी का होगा, कॉपर का उससे ज़्यादा होता है प्रतिरोध। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में ये इनकी क्या है, क्रम है। प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में इन धातुओं को अपने व्यवस्थित किया है। चालकता के बढ़ते क्रम में बात करें यदि हम
चालकता के बढ़ते क्रम में। यदि चालकता का बढ़ता क्रम ढालते हैं अपन, तो देखना बच्चों यहाँ पे चालकता का क्रम इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। आपके जो चांदी होगी उस चांदी की चालकता सबसे अधिक होगी, तांबे की उसके बाद, सोने की उससे कम और एल्युमिनियम की उससे कम चालकता होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये पदार्थ विशिष्ट हैं, अर्थात हमेशा जो तांबा है उसकी चालकता चांदी से कम होती है, एल्युमिनियम की चालकता कॉपर से हमेशा कम होती है। यही कारण होता है कि घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है, उस वायरिंग के अंदर जो तार काम में लिए जाते हैं वो आपके कॉपर के लिए जाते हैं या फिर एल्युमिनियम के लिए जाते हैं। मैक्सिमम रूप से वो तार कॉपर के लिए जाते हैं क्योंकि उसकी चालकता अच्छी होती है, प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। इसीलिए जो तांबे के तार होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं एल्युमिनियम की तुलना में घरों में वायरिंग के लिए। तो बच्चों अपन ने यहाँ पे आज देखा है चालक तार के प्रतिरोध है उसकी निर्भरता किन किन कारकों पे है, और नेक्स्ट क्लास के अपन में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।